नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। देश भर में कर्ज में अव्वल प्रदेश बने राजस्थान में अब विधायकों के वेतन भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन सरकारी कर्मचारियों की हर साल बढ़ा करेगी। सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल यानी वित्त विनियोग विधेयक पर बहस पर जो जवाब दे रहे थे उसमें इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कई विधायक और पूर्व विधायक उनके पास आए और वेतन पेंशन बढ़ाने को लेकर आग्रह किया था। वेतन पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी ये अभी आगे तय होगा, पर अनुमान ये है कि महंगाई जो चल रही है, महंगाई दर इन्फ्लेशन के हिसाब से जैसे नापा जाता है उसके हिसाब से कम 10% वेतन बढ़ोतरी और भत्ता बढ़ोतरी एक तरह से कहें विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने जा रही है। अब दिलचस्प बात देखिए, जब सीएम ने इसकी घोषणा की तो किसी भी विपक्षी विधायक ने आपत्ति का एक लफ्ज तक नहीं बोला, जबकि पूरे बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर, कई गैर जरूरी मुद्दों पर आपस में भिड़ रहे, सदन का समय जाया किया, जिसका जिक्र खुद सीएम ने भी किया कि विपक्ष ने अनर्गल बातों में समय जाया किया। भजनलाल ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ोतरी का जो ही ऐलान किया तो मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री पर बजट को लेकर निशाना साधता आया विपक्ष भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। वैसे पहली बार नहीं है जब देश प्रदेश के सदनों में अक्सर हंगामा करने वाले पक्ष और विपक्ष के नेता किसी एक बात पर पीछे से अगर हाथ मिला लेते हैं तो वह उनकी खुद की मोटी तनख्वाह और भत्ते, भले प्रदेश की माली हालत चरमराई रहे, प्रति व्यक्ति आय रसातल में हो, लेकिन माननीयों की जेबें मोटी होती जाती हैं। सोमवार को भी विधानसभा में ऐसा ही ऐलान हुआ, जो विधायकों की आर्थिक हालत तो जरूर मजबूत करेगा लेकिन प्रदेश की जरूर बिगाड़ देगा। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, पैनलिस्ट के पास ले चलेंगे। पहले आपको हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारा ये बजट मुख्यमंत्री जी आप 2.5-3 घंटे तक गर्जे। राजस्थान विधानसभा के पूरे बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष अड़े रहे, नेता आपस में भिड़े रहे, लेकिन सोमवार को जी हुई सीएम भजनलाल ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ोतरी का ऐलान किया। विपक्ष से आपत्ति का एक लफ्ज नहीं निकला, बल्कि सीएम और वित्त मंत्री पर बजट को लेकर निशाना साधता आया विपक्ष खुशी से मुस्कुराने लगा। वैसे ये पहली बार नहीं है, देश प्रदेश के सदनों में अक्सर हंगामा करने वाले पक्ष और विपक्ष के नेता किसी एक बात पर पीछे से हाथ मिला लेते हैं तो वो है उनकी मोटी तनख्वाह भत्ता। भले प्रदेश की माली हालत चरमराई हुई हो, प्रति व्यक्ति आय रसातल में हो, लेकिन माननीयों की जेबें मोटी ही होती जाती हैं। सोमवार को भी विधानसभा में ऐसा ही ऐलान हुआ, जो विधायकों की आर्थिक हालात को जरूर मजबूत करेगा लेकिन प्रदेश की बिगाड़ेगा। 2023-24 का आंकड़ा देखें तो राजस्थान में सरकारी कर्ज बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपए हो गया है और इस वित्त वर्ष के अंत तक इस कर्ज के 6,40,687 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मौजूदा आंकड़े के हिसाब से हर एक राजस्थानी पर करीब 66,000 रुपए कर्ज है। अब जरा प्रति व्यक्ति आय पर भी एक नजर डाल लीजिए, जो माननीय के एकदम उलट है। 2021-22 के मुताबिक राजस्थानियों की प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 है, जबकि देश का औसत 1.5 लाख रुपए है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना के लोगों की आय राजस्थान वासियों से ज्यादा है। अब आम आदमी के प्रतिनिधियों की फूलती जेब का हाल देख लीजिए। एक विधायक का वेतन 40,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000, सहायक कर्मचारी भत्ता 30,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 2,500 रुपए, कमेटियों में आने का भत्ता 2,000 रुपए, राज्य से बाहर बैठक भत्ता 2,500 रुपए। अब विधायकों की शाही सुविधाओं पर गौर कर लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए 15 दिन फ्री वाहन, सरकारी वाहन न लेने पर 40,000 रुपए हर महीने, जयपुर में आवास की सुविधा, सालाना 3 लाख रुपए की हवाई रेल यात्रा, एसी रोडवेज में फ्री यात्रा, 80,000 रुपए तक का फर्नीचर, एक साल में 5 करोड़ के विकास काम को मंजूर कराने का अधिकार। यही नहीं, अगर विधायक नहीं रहे तो भी पेंशन भत्ते भरपूर हैं। पूर्व विधायक को 35,000 रुपए तक हर महीने पेंशन मिलती है। 5 साल बाद जितने साल कुर्सी पर रहे, हर साल 1,600 रुपए जोड़कर पेंशन मिलती है। पूर्व विधायक के निधन के बाद पत्नी या आश्रित को आधी पेंशन मिलती है। पूर्व विधायक के 70 साल का होने पर 20% और 80 साल का होने पर 30% पेंशन बढ़ोतरी भी होती है। तो ये आंकड़ों के जरिए वो कहानी है जो बताती है किस तरह एक राजस्थानी देश भर में आय में पिछड़ा है, कर्ज में आगे है, लेकिन उसके माननीय विधायक जी की आर्थिक सेहत एकदम दुरुस्त है और आगे भी ये कायम रहेगी। एनडीटीवी के लिए नई दिल्ली से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।
तो देखा आपने किस तरह से माननीयों की जेब एक तरह कहें कि उनकी आर्थिक हालत एकदम दुरुस्त है और प्रदेश की हालत किस तरह चरमराई हुई है। इसको लेकर एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर एक्सपर्ट भी हमारे साथ, अर्थशास्त्री भी इस वक्त पर जुड़ेंगे। बीजेपी से अगर बात करें तो कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ हैं, प्रियदर्शनी भटनागर कांग्रेस से हैं और आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हैं। आप अक्सर एनडीटीवी पर उन्हें देखते हैं। बहुत स्वागत तीनों का ही आपका एनडीटीवी के इस प्रोग्राम में। पहला सवाल मेरे साथ प्रियदर्शी जी आपसे होगा। पूरे बजट सेशन में आपने निशाना साधा सत्ता पक्ष को लेकर कि 8 महीने में कोई काम नहीं किया है, प्रदेश पीछे चला गया है, बेरोजगारी की हालत है, अब इकॉनमी ठीक नहीं है, अपराध को लेकर आपने निशाना साधा और टीकाराम जूली तो व्यक्तिगत रूप पर जाकर वित्त मंत्री और सीएम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जो ही सीएम ने अनाउंसमेंट किया, ये बताकर कि आपके सबके हित की बात मैं कह रहा हूं, और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया तो मंद मंद मुस्कुराहट सबसे पहले आप ही के यहीं से निकलने लगी। इसको लेकर आपको आपत्ति नहीं है? प्रियदर्शी जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी जी आवाज आई आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी देखिए, राजस्थान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कुछ एमएलए जिनसे मिले थे, कौन थे ये तो वही बेहतर जानते हैं, जिनके कहने पर उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने अपना निर्णय अभी एक प्रस्ताव के रूप में सदन के अंदर प्रवेश किया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसके अंदर इसको अभी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो राजस्थान का विधानसभा अधिकारी एवं सदस्य परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 है, उसके अंदर इनको भी संशोधन करना होगा, तब यह लागू होगा। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी के व्यू की। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट व्यू है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पर, विकास पर, युवा रोजगार पे कुछ नहीं बोलती है। जब इस विषय में इनसे पूछा जाता है तो ये गत सरकार के द्वारा कोष खाली करने की दुहाई देती है, लेकिन आज इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोष की स्थिति नहीं बनाई। और जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी इस संदर्भ के अंदर सहमति नहीं, ऑब्जर्वेशन की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्वेशन ये कर रही है, यह देख रही है और ये देखना चाहती है कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा तिलिस्म कर दिया, ऐसी कौन सी चीज ले आई जिससे इन्होंने महंगाई को बुला दिया और इतनी कमाई को बढ़ा दिया। जिस तरह की ये घोषणा कर रही है, वो स्थिति पूरी जनता के सामने है कि आज राजस्थान के अंदर सरकार की कुल कमाई 2.64 लाख करोड़ है, जबकि इन्होंने जो बजट की घोषणा करी है वो 2.90 लाख करोड़ है। और राजस्थान की ऐसी ये 25 सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने 25, ये लिखा हुआ है 25,758 लाख करोड़, मेरे पास डेटा है, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली सरकार है। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज कांग्रेस ये देख रही है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये साबित करे कि वो इसको लागू कैसे करे। ठीक है, हम इस ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद हम हमारा व्यू देंगे। नहीं, लेकिन व्यू तो आपका वहीं विधानसभा में जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो आपका आपत्ति तो जता जी नहीं चाहिए थी। ये तथ्य तो आपको पता है ना प्रियदर्शी जी, आपकी पार्टी को टीकाराम जूली जो इतने अच्छे से तैयार होकर आते हैं विधानसभा में तमाम आंकड़ों के साथ, तो ये बात उनको अच्छे से मालूम होगी कि किस तरह से ये वेतन भार सरकार पर कर्जे के भार में और तब्दील होने जा रहा है। तो फौरन उठते, मुस्कुराने के बजाय आपत्ति उठाते कि मुख्यमंत्री जी मैं आपसे सहमत हूं, हमें नहीं चाहिए वेतन बढ़ोतरी, आप मना कर दीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ, विधायकों को हमको नहीं चाहिए वेतन बढ़ोतरी, वापस ले लेगी सरकार। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं करी, उन घोषणाओं के ऊपर समग्र रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने साफ तौर पर बाहर कह दिया था कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना, मुख्यमंत्री जी को यह साबित करना है कि सदन के अंदर वो जो घोषणा दे रहे हैं वो कितनी धरातल पे है, उनका वजूद है भी या नहीं है, या फिर ये हवाई बातें हैं। नहीं, ये हवाई नहीं है प्रियदर्शी जी, आपको मालूम है भली भांति विधायकों के पेंशन भत्ते बढ़ने का मामला कोई हवाई नहीं होता है। अशोक गहलोत के वक्त भी बढ़े, बीच में कोविड टाइम्स को लेकर के रुकावटें आई, लेकिन हाँ, लेकिन अभी संशोधन, अभी इसमें संशोधन आना बाकी है। हाँ, तो वो अपेक्षा है जनवरी तक वो भी लागू हो जाएगा, जनवरी तक वो भी लागू हो जाएगा, उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है।
आप मैं बने रहेगा, मैं कृष्ण कुमार जानू से ही जवाब ले लेता हूं। आप जानू साहब, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सा तिलिस्म कर दिया आपने 7 महीने में कि आप घोषणाओं पे घोषणा लुटा रहे हैं और वेतन भत्ते भी बढ़ा रहे हैं? कहां से कमाई ले आए आप? जबकि खुद आप ही की यहां से सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि ये कर्जा बढ़कर 5,70,000 करोड़ से 6,40,000 करोड़ होने जा रहा है। सबसे बड़ा भार पेंशन और वेतन का होता है। देखिए, ये तो निश्चित है कि राजस्थान का बजट घाटे का चल रहा है और ये परंपरा लगातार बनी हुई है। और वो जो घाटे का बजट है उसमें जो खर्च किया जा रहा है वो किस विषय में विनियोग किया गया है, ये चिंता का विषय है। अगर कहीं न कहीं सार्थक विनियोजन किया गया है तो निश्चित रूप से पूंजीगत विस्तार होता है, और अगर सुविधाओं पर लुटाया गया है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा प्रदेश और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। कुल मिलाकर हमने 6 महीने में सिलेंडर 450 में देने की हमारे घोषणा पत्र में घोषणा की थी, और किसी प्रकार की कोई बिना लाग लपेट के हमने सभी प्रकार के जो कार्ड, राशन कार्ड धारी हैं, जो अंत्योदय योजना का राशन कार्ड जिनके पास है, उन सबको देने की घोषणा इंप्लीमेंट की है। पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार के अंतर थे मूल्यों में, और जिस प्रकार 6 रुपए से लेकर के 2 रुपए तक का परिलाभ जो है वो हमने राजस्थान की जनता को देने की कोशिश की है और उसे इंप्लीमेंट किया है। अब कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने अंतिम 6 महीने में जो घोषणाओं का पिटोरा खोला था और उसके आधार पर जनता उनको चुनकर भेजेगी, तो जनता ने जनादेश दे दिया है। उनकी घोषणाओं पर जनता को भरोसा नहीं था, और हमने हमारे पहले ही बजट में जो प्रयास किया है उसमें सबको साधने, सबको देने और राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करने का जो हमारा मूल मंत्र है उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने सड़क और परिवहन के क्षेत्र में दिया है, नगरीय क्षेत्र में दिया है, शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य में दिया है, पानी के लिए पैसा दिया है। ऐसा कोई सेक्टर, ऊर्जा के सेक्टर में दिया है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं, सामाजिक सुरक्षा के सेक्टर में हमने दिया है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां भजन लाल जी ने कल घोषणाएं नहीं की और वहां पर आर्थिक नियोजन की बातें नहीं की। निश्चित रूप से हमने सरकार बनाई है और जिन आश्वासनों और जिस घोषणा पत्र के आधार पर बनाई है उसको हम अक्षर से पालन करेंगे और प्रदेश की जनता से जो वायदे की थी उसे पूरा करेंगे। अब सदन में कांग्रेस जो है वो कुछ बोले और टीवी डिबेट में कुछ बोले, जनता भी समझ रही है और आपको भी ध्यान आ रहा है, और हम हमारे द्वारा की गई घोषणाओं को इंप्लीमेंट करेंगे और राजस्थान पर जो कर्जे की स्थिति है उससे बाहर आने की योजना रचना भी आपको सारे प्रकार के कार्यक्रमों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो वित्त मंत्री जी इस विषय का जवाब भी देंगे। नहीं, कृष्ण कुमार जानू जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि वित्त मंत्री ने खुद ने काफ़ी कटाक्ष किया कांग्रेस पर कि किस तरह हिस्टोरिक हाईएस्ट डेट आप छोड़कर गए कांग्रेस की सरकार, और उसके बावजूद अब आप ही की तरफ से कहा गया कि 6.5 लाख करोड़ भी हो सकता है। उसको लेकर अब आकाश जिंदल जी के पास मैं जाता हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हकीकत बनेगा। अब आकाश जी, अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा और थोड़ा सा इसका सामाजिक विश्लेषण भी मैं चाहूँगा आपसे आप कीजिए कि जिस स्टेट का एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र में तो अव्वल है, लेकिन अब कर्जे में भी अव्वल हो गया राजस्थान, जो बिल्कुल खुशी की बात नहीं हो सकती किसी प्रदेश के लिए। सरकार का खुद कहना है कि साल के आखिर तक 6.5 लाख करोड़ तक कर्जा हो सकता है। पंजाब के बाद हम दूसरे पायदान पर आते हैं, राजस्थान की बात की जाए। प्रति व्यक्ति आय जो है देश में कम है, लेकिन कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा अव्वल स्थिति में है, और माननीयों की तनख्वाहों को लेकर बात की जाए तो खुद बढ़ा लेते हैं। अब ये किस तरह का कॉन्ट्रास्ट है कि जब पेंशन वेतन पर बहुत बड़ी राशि खर्च होती है पहले से सरकार की, तो उसमें रेगुलेशन होना चाहिए कि इस तरह के और अनाउंसमेंट के जरिए बढ़ोतरी दी जानी चाहिए। जी मनीष जी, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। प्रार्थना रहेगी, मुझे करीब 3 मिनट का बोलने का समय दिया था। बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरा चैनल ज्वाइन करना है। देखिए, दोनों पार्टियों की मैं पूरी इज्जत करता हूँ, भाजपा की भी, कांग्रेस की आई हैव हाई रिस्पेक्ट। बात यह है, दोनों पार्टियों से पूरी इज्जत के साथ में पूछना चाहता हूँ, आज देखिए राजस्थान का डेफिसिट क्या है। डेफिसिट का मतलब दर्शकों को बता दूं, सरकारी घाटा, राजस्थान की कमाई और खर्चे के बीच का गैप। उसके बाद देखिए राजस्थान पे कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। आज राजस्थान पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि राजस्थान सरकार की कमाई का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कर्जे के इंटरेस्ट के रूप में जाता है। तो ऐसे में मेरी एमएलए साहिबान की मैं बहुत इज्जत करता हूं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। उनसे यही प्रार्थना है कि आप ये देखें कि क्या ऐसे में आपके बेनिफिट बढ़ने चाहिए। मानता हूं एक एमएलए 12 से 14 घंटे पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनको पब्लिक से मिलना पड़ता है, पब्लिक के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है,
तो शायद उनके पास और चीजों के लिए कुछ समय रहता नहीं है कि अपना बिजनेस कर सकें या और चीजें कर सकें, तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। यहां मैं एक यूनिक फॉर्मूला सजेस्ट करना चाहता हूं एमएलए साहिबान को कि एक काम करें, वो परफॉर्मेंस के साथ अपनी सैलरी जोड़ रहे हैं। एमएलए साहब दोनों पार्टियों के ये कहते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता की कमाई बढ़ाना चाहते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप पर कैपिटा इनकम के साथ अपनी जो है सैलरी जोड़िए। जितना पर कैपिटा इनकम में परसेंटेज ग्रोथ होता है हर साल, उतनी आप सैलरी में ग्रोथ कीजिए, ताकि राजस्थान का जो दुकानदार है, राजस्थान का मेरा वो भाई जो लोगों के घर अखबार डालता है, राजस्थान का मेरा वो भाई जो मजदूर है, राजस्थान का मेरा वो भाई जो सड़क पे चाय बनाता है, जितनी उनकी इनकम, उनके इनकम में वृद्धि हो, उसी परसेंटेज में हमारे माननीय एमएलए की इनकम में वृद्धि हो, क्योंकि ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के साथ, ये तो जितनी जनता की कमाई बढ़े उतनी इनकी बढ़े। इस चीज का एक फॉर्मूला रखें। दूसरा, आजकल सारी दुनिया में टारगेट्स रखे जाते हैं कि परफॉर्मेंस, तो एमएलए साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि परफॉर्मेंस का देखें। आजकल क्या होता है कंपनियों में कि आप कितनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे उस हिसाब से सैलरी होगी। एक टारगेट रखें कि इतना कर्जा रिड्यूस करना है, अगर सरकार उतना कर्जा रिड्यूस कर देती है हर साल, तो उस हिसाब से उस रेशियो में आप सैलरी बढ़ा दीजिए। या डेफिसिट यानी सरकारी घाटा कम करना है, ताकि जनता को भी लगे कि जनता को रिलीफ मिला है, उस परसेंटेज में आप सैलरी बढ़ा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि एमएलए साहिबान को सुविधाएं मिले, उसके हम अगेंस्ट नहीं है। वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, 12 से 14 घंटे जनता को देते हैं, इन सब चीजों की हम इज्जत करते हैं। बट जनता जो है आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट घूमे, जनता आज की तारीख में महंगाई से परेशान हो, जनता तकलीफों से हो, तो क्या एमएलए साहिबान को पसंद होगा उनकी कमाई बढ़ती है और जनता की कमाई ना बढ़े? तो यहां मैं 3 फॉर्मूले सजेस्ट करना चाहता हूं। पहला, सर आप एक काम करें प्लीज, पर कैपिटा इनकम का सिस्टम रखें। पर कैपिटा इनकम में जितनी ग्रोथ होती है, जितनी आम राजस्थान के व्यक्ति की इनकम होती है, चाहे वो जयपुर में है, चाहे जोधपुर में है, चाहे उदयपुर में है, उतनी परसेंटेज आप एमएलए की सैलरी बढ़ाइए। आप तो जनता के लोग हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए हित के आप लड़ते हैं। दूसरा, डेफिसिट रिडक्शन का आप टारगेट रखिए कि सरकारी घाटा कम करना है, जितना आप हर साल कम कर देंगे उस परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बढ़ा लीजिए, परफॉर्मेंस तो करके दिखाइए ना जनता को। तीसरा जो है कर्जे रिडक्शन का, आप लोन रिडक्शन का टारगेट रखिए, जितना आप करते हैं उतना आप सैलरी बढ़ाइए। आपको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप जनता के लिए काम करते हो। मानता हूं कि राजनीति में आपको 10, 12, 14 घंटे जनता के लिए देने पड़ते हैं, जनता से मिलना पड़ता है, जनता के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, सभाएं करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद शायद आप लोगों के पास काम धंधे या व्यवसाय के लिए समय नहीं बचता। मानता हूं एक एमएलए साहिबान जितना उनका काम हो जाता है, उसके बाद कोई वो बिजनेस या दुकान खोल के काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो वो जनता के साथ देंगे, दूसरी तरफ कोई बिजनेस चलाए वो पॉसिबल नहीं। दूसरा ये है कि राजस्थान के कुछ एमएलए ऐसे हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली एफ्लुएंट है, बिल्कुल रॉयल फैमिली से कनेक्टेड राज परिवारों से आते, बिल्कुल उनको, हाँ बिल्कुल। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो कम से कम इस चीज को फोरगो करें, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ लोग एमएलए ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस अच्छे हैं, कुछ शाही राज परिवारों से आते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो कम से कम वो लोग तो आगे आए, जनता के हित के लिए जो इंक्रीमेंट है वो और कहा यही कहकर आते हैं जिंदल साहब की वो तो जन सेवा के लिए आ रहे हैं। तो बात तो वही है ना, कि बात तो ये है कि राजस्थान में मैं 20 सेकंड और लूंगा, मैं तो एज एन इकोनॉमिस्ट सर तब जो है सरकार को सक्सेसफुल मानूंगा और कांग्रेस को भी सक्सेसफुल मानूंगा जब राजस्थान में सड़क के किनारे मेरा भाई जो चाय का ठेला लगा के बैठा हुआ है उसकी कमाई बढ़े, जब राजस्थान में जो मेरा कंस्ट्रक्शन लेबर है जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है उसकी कमाई 600 रुपए हो, जो व्यक्ति छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ है जो 30,000 कमा रहा है उसकी कमाई 40,000 हो, और दोनों ही पार्टियां आपकी अच्छी पार्टी है, बहुत इज्जतदार पार्टी हैं, दोनों पार्टियां कहती हैं हम जनता की कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज उस तरफ काम कीजिए और उसके साथ साथ लिंक कर लीजिए आप अपनी ग्रोथ। बिल्कुल। अब जानू साहब आप जिंदल साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड जो है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनकम होनी चाहिए विधायकों की कम से कम, क्योंकि जनता ने चुना है, जनता के कामों के लिए चुना है। काफ़ी विधायक तो पता है कि विधानसभा में पूरा सत्र गुजर जाता है, एक सवाल तक नहीं पूछ पाते हैं, उठते तक नहीं बोलने को लेकर, और ज़बरदस्ती की दूसरी बातों में अनर्गल टाइम ज़ाया होता है। आपको नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस से जोड़ना चाहिए? और राजस्थान की इनकम खासतौर पर जब पर कैपिटा बात करें जो हाशिए पर है पूरे देश भर में, 1,35,000 रुपये सालाना कमाई है, बड़ी 12,000 रुपये भी नहीं है, ऐसे में किसी विधायक का 1.5-2 लाख रुपए वेतन भत्ते लेना और उसमें बढ़ोतरी और करना कहाँ तक मुनासिब लगता है? कृष्ण जी।
इस प्रकार भत्तों की उनको सुविधा मिलती है, उतनी वो जन सेवा भी करते हैं। अभी आकाश जिंदल जी ने जो सुझाव दिए हैं उसमें सार्थकता है। कुछ विषय है, अगर माननीय स्वीकार करते हैं और सदन में इस विषय पर चर्चा होती है तो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मेरा एक सुझाव और है, अधिकांश माननीयों ने चुनाव आयोग को रिटर्न में अपनी आर्थिक स्थिति को बयान किया है, और जो बिल्कुल साधारण और गरीब परिस्थिति से आने वाले विधायक भी हैं और बिल्कुल बहुत रिच कंडीशन से आने वाले विधायक भी और माननीय हैं, तो दोनों के बीच जो चुनाव आयोग को दिया गया रिटर्न है उसको बेस बनाकर उनको सुविधा के नाम पर असुविधा नहीं, इस बात को भी बैलेंस किया जाए, और जिनकी पहले से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है उनके साथ उस चीज को कंपनसेट किया जाए। ये सुझाव तो है, पर माननीय इस बात को स्वीकार करेंगे और बाकी जो माननीय वहां बैठते हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। जैसा हमने देखा है, इस पर मुस्कुराकर सबने स्वीकार किया का अर्थ है कि इसमें आप और हम टीवी डिबेट जरूर कर रहे हैं, और माननीयों के बीच कोई सार्थक और रचनात्मक चर्चा होगी, इन सुझावों को स्वीकार करेंगे। ये विषय जरूर कांग्रेस भाजपा की प्रवक्ता बोलने के लिए है, वहां सदन में जिनको बोलना, स्वीकार करना, इंप्लीमेंट करना है वो कितना करेंगे, ये जरूर। लेकिन आपको लगता है कि जो जिस तरह से नेता आपस में अड़े और भिड़े रहे पूरे बजट सत्र में, कम से कम इस पर भी देखने को मिलता, जनता खुश होती, सच में जनसेवा वो होती, आपको नहीं लगता? इस पर उन दोनों का सौहार्द देखते ही बन रहा था, स्माइल जो है वो मार्केबल थी। प्रियदर्शी जी, आपका सौहार्द जबरदस्त देखने को मिल रहा था। जानू साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बंद बंद मुस्कुराने लगे थे। जूली साहब उससे पहले जो है सीएम के लंबे भाषण को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। अब खैर आखिर पड़ाव पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता भटनागर साहब कि जिस प्रदेश में इतना हिस्टोरिकली हाई कर्जा हो, इतना मतलब एकदम कहीं कि पूरे प्रदेश को, देश भर में अव्वल हो चुका है कर्जे लेने को लेकर, और आप ही की सरकार पर तो बड़ा आरोप लगता है कि आपने कर्जा लेकर घी पिया, आपको नहीं लगता कि जो 1,35,000 रुपये साल के कमाता है एक राजस्थानी, 12,000 रुपये महीना, उसी राजस्थान में विधायकों की तरफ से 1.5-2 लाख रुपए वेतन भत्ते लेना, कम से कम कांग्रेस आगे आती? आप तो उस पार्टी के जो है सदस्य हैं जहां पर गांधी जी ने कह दिया था देश में कि मैं गरीब जब तक उसके तन पर कपड़ा नहीं होगा मैं भी धारण नहीं करूंगा। आप तो उस तरह की विचारधारा से आते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान की पहचान है, समर्पण की पहचान है। अब इस विषय पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज की जवाबदेही बनती है उन पर, और उनको ये साबित करना है कि जो उन्होंने सदन में घोषणाएं करी हैं वो उसको लागू कैसे करेंगे। आज राजस्थान के अंदर मात्र 20% सरकारी कर्मचारी वर्ग है, 80% आम जनता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये साबित करना है कि वो 80% जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आय को सुधारने के लिए क्या सोचती है, क्या करती है। सबसे पहली जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। कांग्रेस पार्टी अपने लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही, मैं भटनागर साहब मैं बार बार वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर सरकार नहीं करे, आपको नहीं लगता विपक्ष के तौर पर, आप तो एक शैडो कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बतौर प्रतिपक्ष नेता अगर एक शैडो मिनिस्टर के तौर पर खुद जूली ये बात उठा देते, या विपक्ष के नेता के तौर पे बोलते कि हमें नहीं चाहिए, पहले जनता की आय बढ़ाइए? देखिए, सदन में इस पर तो लगता है पर्दे के पीछे हाथ मिला रखा है मुख्यमंत्री जी का था। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बोलने का टर्म माननीय मुख्यमंत्री जी का था। उनके भाषण के बाद में सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, लेकिन आज उठा देते, अभी उठा देते, आगे उठा दीजिए। बिल्कुल नहीं, आज तो छोड़िए, हमने उसी वक्त उठा दिया। उन्होंने जो वक्तव्य सदन में दिया, जो घोषणाएं करी, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे आला नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि जो सदन में घोषणा की गई है वो सब निराधार है और हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी कैसे इनको पूरा करेगी? मैं सिर्फ भटनागर साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं, प्रियदर्शी जी, जनता, आप राजस्थानी आपको देख रहे हैं एनडीटीवी पर, और आगे भी इसको आपको सुनते रहेंगे इस प्रोग्राम के वीडियो के जरिए। क्या एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कह सकती है सामने आकर कि पहले प्रदेश की माली हालत सुधरे, फिर विधायकों की सुधरे, हमें अभी नहीं चाहिए वेतन बढ़ोतरी? क्या आप ये कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच पर? देखिए, विधायकों के साथ साथ में आम जनता, सबके अपने अधिकार हैं। जो चीज अधिकारों के दायरे में हो, कांग्रेस पार्टी उसके बस ये आपने कह दिया अधिकारों के दायरे में। बिल्कुल अधिकारों के और आवश्यकताओं के दायरे में है। बिल्कुल हम इसके साथ में, जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, आप विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के साथ में, आपने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया, तो जनता देख रही है। वही मैंने आपसे सवाल था, आपने इनकार नहीं किया कि वेतन बढ़ोतरी हुई, हमें कोई हर्ज नहीं है, गुरेज नहीं है इसे,
लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैंने बोला कि हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी हमारा ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैंने पूछा आपसे कि आप इससे गुरेज करते हैं कि नहीं। आपने कहा कि जो अधिकार है मिलना चाहिए, अधिकार तो जनता का भी, उसकी आमदनी बढ़े, उस पर देखिए, कर्जा कम हो, कांग्रेस पार्टी ने इस उसमें संदर्भ सहयोगी में, होना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल 2 मिनट का समय लूंगा। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ के अंदर अभी अपना व्यू नहीं रखा है। हम ये देख रहे हैं कि ये किसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लागू करती है, पहले वो साबित करे, फिर हम बता देंगे हम इसके आपको पक्ष पता है में हैं, स्थिति विपक्ष ठीक में नहीं, या तो आप हमारा आगे क्या आकर व्यू है। मना कर दीजिए ना। आप सरकार के साथ है कि हमें नहीं चाहिए इनकम बिल्कुल। बढ़ोतरी, आप जो है पहले लोगों की आमदनी बढ़ाने पर काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, अब हमारे साथ जुड़े, और विपक्ष की तरफ से भी जवाब तो अप्रत्यक्ष रूप से मिल ही गया जनता को कि क्या सोचते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष जब इनके हितों की बात आती। उसी पर हमारा प्रोग्राम था कि जो कर्जा अपार है, लेकिन अब मान्यों का भी वेतन भार बढ़ने वाला। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।